Dear all, in today's sessions we will discuss about different tools, different platforms for Industry 4.0 in association with data analytics and artificial intelligence. Along with Industry 4.0, we will discuss about the upcoming scenario, that is Industry 5.0. Okay, 4.0 as well as 5.0, because nowadays industry is moving from automation to human feedback. Okay, lots of free and open source toolkits available. We will discuss about that. Okay, most of the content will be in live demonstration mode. जो भी कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे, whatever we will cover, it will be in live demo mode. Very few slides I will use. Okay, बहुत कम slides मैं यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज जितना भी कंटेंट होगा वो सब हम डेमो मोड में कवर करेंगे. ओके, और जो कुछ भी हम सेशन में आज कवर करेंगे, इसके जो स्टडी मटेरियल हैं, इसके जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे पहले से रिकॉर्डेड हैं इस पर्टिकुलर पीपीटी में. ओके, तो हमारा जो मेन फोकस होगा दैट विल बी लर्निंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हमने कैसे स्टडी करना है, किस तरह से हमने उसको इवेल्युएट करना है. जहाँ तक बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में मैक्सिमम जो वर्क है दैट इज डन विद इंटीग्रेशन ऑफ एआई टूल्स. अब जब भी बात आती है एआई टूल्स की, तो हमारे माइंड में ना एक बड़ा कॉमन सा नाम आता है चैट जीपीटी या जेमिनी. ओके, आपने मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स यूज करते भी होंगे चैट जीपीटी, जेमिनी. बट बियॉन्ड चैट जीपीटी, जेमिनी, देर आर मोर देन 20,000 टूल्स अवेलेबल जो स्टिल अनटच्ड हैं, जो एकेडमिक कम्युनिटी है, जो आपकी जो रिसर्च कम्युनिटी है, वो अभी भी सिर्फ चैट जीपीटी को ही यूज कर रहे हैं. इज इट ट्रू और नॉट? आपने भी देखा होगा, आप जब भी कुछ कंटेंट लेते हो चैट जीपीटी से लेते हो ना, चैट जीपीटी या जेमिनी से. पर अगर हम देखें कि चैट जीपीटी, जेमिनी के अलावा कौन कौन सी हैं, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ने शार्ली को यूज किया हुआ है? शार्ली है, परप्लेक्सिटी है, कोरापो है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इमेज चैटिंग, मल्टी मॉडल इमेज चैट, मल्टी मॉडल इमेज एनालिटिक्स, इसको भी हम कवर करेंगे. ओके, तो अच्छा, इसके साथ में ना कुछ टर्म्स और भी हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. इस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे. ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप में से, जैसे आप में से काफ़ी लोग प्रोजेक्ट वर्क पे काम करते हो, आप में से काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे होंगे. अगर जैसे आप कुछ फैकल्टी मेंबर हैं, तो फैकल्टी मेंबर जैसे रिसर्च करते हैं. ओके, हाउ टू राइट इफेक्टिव रिसर्च पेपर्स, हाउ टू वर्क ऑन पेटेंट्स, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स को पता है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? एक. ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ हिडन फैक्ट्स को हम कवर करेंगे कि हम किस किस तरह से एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखें जिससे कि अलग अलग तरह का कंटेंट आ जाए. आज के टाइम में आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी पे जो क्लासिकल कंटेंट है वो तो हम जनरेट कर सकते हैं, पर अगर मुझे सपोज कंटेंट जनरेट करना है, सपोज कोई 2D डिजाइन जनरेट करना है, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई मुझको 2D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑटोकैड, कैटिया, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं. अब मुझे वो सब यूज नहीं करना. विदाउट नोइंग, विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, आई वांट टू जनरेट 3D ऑब्जेक्ट, 3D ड्राइंग, तो वो हमने एआई से कैसे बनानी है. अगर मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से हूं तो मुझको एक फ्लोर प्लान कैसे बनाना है. मुझको पता है कि मेरा इतना कारपेट एरिया है, इतने बाई इतने का एरिया है, मुझको एक 2 BHK बिल्डिंग बनानी है, 2 BHK एक फ्लोर प्लान क्रिएट करना है, तो वो हम एआई से कैसे बनाएं. तो ये सब पार्ट आता है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर, ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन.
ठीक है। तो ग्राफ्स हमने कैसे बनाने हैं, इमेजेस, ड्राइंग्स और जो प्रेजेंटेशंस हमने किस तरह से क्रिएट करनी है, एनिमेशंस हम कैसे बना सकते हैं। अब आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पर भी एक्टिव होंगे, तो यूट्यूब चैनल के लिए अगर आपने कुछ स्निपेट्स, कुछ कोड बनानी है, कुछ स्क्रिप्ट्स बनानी है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डीप कंटेंट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ये सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कितना टॉपिक कवर हो पाएगा। ओके, जैसे इस तरह के जो मुझको सपोज डिजाइन बनानी है, तो जब भी हमारे पास इस तरह के कुछ डिजाइन माइंड में आते हैं तो हमें लगता है कि ऑटोकैड है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, 3D मैक्स है, माया है, फ्लैश है, बट विदाउट एनी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मुझको ये सब बनाना है, तो वो हम AI से कैसे बना सकते हैं। और अगर हम ये सब AI से बना सकते हैं, दैट इज इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो कोई भी आर्किटेक्चर है, कोई भी स्केचेस हैं, कोई भी डिजाइन्स हैं, वो हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लियोनार्डो है, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर है, जिसके थ्रू हम इस तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं। अब इसके साथ में ना हम कुछ, अगर हम डेटा को डिस्कस करें, मैं शुरू के बस 5-10 मिनट ही ले रहा हूँ इन स्लाइड्स के ऊपर, उसके बाद हम डायरेक्टली डेमो पर आएंगे। आपने देखा होगा कि फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years देयर इज ह्यूज एलिवेशन ऑफ AI टूल्स। लास्ट 4-5 साल में ना बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं। जैसे ही चैट GPT लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा कि कई कॉर्पोरेट्स की ना ईगो हर्ट हो गई थी, स्पेसिफिकली गूगल की, क्योंकि गूगल का उस टाइम तक कोई AI प्लेटफॉर्म आया नहीं था। 21 में जैसे ही चैट GPT लॉन्च हुआ, उसकी प्रोमिनेंस हुई, एकेडमिक कम्युनिटी ने, रिसर्च कम्युनिटी ने, कॉर्पोरेट्स ने उसको यूज करना शुरू किया, तो गूगल ने फटाफट अपना बार्ड निकाल दिया। बार्ड के बाद फिर जेमिनी, अब गूगल AI स्टूडियो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। और अब देखो कि मोर देन 20,000 चैटबॉट्स हैं। तो हमें इन सबको स्टडी करना चाहिए, हमें इन सबको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में अलग अलग टूल्स में क्या क्या वर्क होता है। ओके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और आप इसकी प्रोमिनेंस इस डेटा से भी देख सकते हो कि एट वन टाइम व्हेन नेटफ्लिक्स टुक 4 years, अराउंड 4 years, 3.5 years टू अचीव 1 million यूजर्स, चैट GPT अचीव्ड 1 million यूजर्स इन ओनली 5 days। आज के टाइम में जैसे ही कोई चैटबॉट लॉन्च होता है, जैसे ही कोई AI टूल लॉन्च होता है, इंस्टेंटली उस पर ट्रैफिक आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके साथ में एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे और फिर हम डायरेक्टली डेमो पर आएंगे कि AI के बाद, इंडस्ट्री 4.0 के बाद एक और बात कॉमनली डिस्कशन में आ रही है, दैट इज नोन एज जॉब्स इन थ्रेट। आपने भी ये चीज सुनी होगी कि लोट्स ऑफ जॉब्स, मिलियंस ऑफ जॉब्स आर अंडर थ्रेट, और ये रियलिटी है। क्योंकि वैसे तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, इस पे कोई डिबेट भी हो सकती है बहुत लंबी चौड़ी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। जब कंप्यूटर बने थे तब भी सबने ये कहा था कि जी कंप्यूटर तो नौकरियां खा जाएगा, पर कंप्यूटर तो और नौकरियां दे रहा है। पर अगर हम AI की बात करें, AI इज नॉट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, AI इज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको देखोगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आप भी ये चीज सुनते होंगे, आपने भी ये न्यूज़ सुनी होंगी कई बार कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो डेली थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं। अभी रिसेंटली अमेजोन, TCS, एक्सेंचर, डेली की न्यूज़ आ रही है, उसने 11,000 लोग निकाल दिए। एक SMS किया, 15,000 लोग, 50,000 जो एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ कर दिया। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा डराने के लिए, ये मैं आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ वी शुड नो रियलिटी। अब इस मार्केट में, अगर हम इस मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, अगर हमने इस मार्केट में जॉब लेनी है या अपना बिजनेस करना है, तो हमें ये सब स्किल आने चाहिए। आप में से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने कोपायलट यूज़ किया होगा। कोपायलट में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसकी कोडिंग ना होती हो। मतलब जिस कोडिंग का, जो पर्टिकुलर एग्जाम एक कंपनी आके लेती है ना स्टूडेंट्स का कि जी आप ये सब स्क्रिप्ट बनाओ, वो आप कुछ सेकंड्स में बन के आ रही हैं। अगर हम एक गूगल की बात करें, गूगल में इंडस्ट्री 4.0 कैसे यूज हो रहा है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ये देखो, अब ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 साल पहले की, 30 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है ये, कि 1/4 से ज़्यादा कोडिंग गूगल में AI से हो रही है। इस बात को 1 साल हो चुका है।
अब देखो कि आज के टाइम में वहाँ पे क्या सिनारियो होगा। तो हमें इस मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, हमें इस मार्केट में किस तरह से जॉब लेनी है, या अगर आपके माइंड में कोई एंटरप्रेन्योर आइडिया है तो हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। और ये ग्राउंड फैक्ट है। और आपको पता ही है अच्छी तरह से कि गूगल में और जो अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, वहाँ पर किस तरह के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती है। वो प्लेस करते हैं सिर्फ IIT से, IIM से। उनके पास जो उनके पैनल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। जब उनकी नौकरी जा रही है तो हम जैसों का क्या होगा। इंडस्ट्री 4.0, अब तो इंडस्ट्री 5.0, हालांकि इंडस्ट्री 5.0 में जॉब जनरेट होंगी। अगर हम इंडस्ट्री 5.0 की बात करें ना, वो इंडस्ट्री 5.0 इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। इंडस्ट्री 4.0 में जॉब्स किल हो रही हैं, जॉब्स जा रही हैं। आपको, आप में से कितनों को पता है इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 में क्या डिफरेंस है? आपने सुना है कभी कि इंडस्ट्री 5.0 भी कोई चीज़ है मार्केट में? तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 4.0 की वर्कशॉप चल रही है ये, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। एक्चुअल में क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 इज रिलेटेड टू मास प्रोडक्शन। उसमें तो मास प्रोडक्शन चल रही है। आपने ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने हैं, आपने होम अप्लायंसेस बनाने हैं, आपने ड्रोन्स बनाने हैं, दैट इज मास प्रोडक्शन। ठीक है, वो आपने कर दी AI के थ्रू की, या रोबोटिक्स के थ्रू कर दी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। पर उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के टाइम में इंडस्ट्री 4.0 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, अब जैसे आपने सुना होगा कि चाइना में ड्राइवरलेस स्कूटर आ चुके हैं। पीछे काफ़ी न्यूज़ आई थी यूट्यूब पे, और वहाँ पर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगर मान लो हम इंडस्ट्री 4.0 को डिप्लॉय करते हुए या उसको कंसिडर करते हुए हम ड्राइवरलेस स्कूटर या ड्राइवरलेस कार बना दें, क्योंकि ना ओला, उबर, कैब का भी एक प्रपोजल आ रहा है कि हम इसको ना ड्राइवरलेस बनाएंगे। पर आपको लगता है कि जो हमारे शहर हैं, जो हम, जिस तरह के हमारा ट्रैफिक है, जिस तरह की हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या करेगा? वो ड्राइवरलेस कार तो बना देगा, पर उसको डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे हम। इंडस्ट्री 4.0 क्या करेगा? ड्रोन तो बना देगा, पर ड्रोन की डिप्लॉयमेंट कहाँ करोगे आप? यहाँ पर वो सिनारियो ही नहीं है कि जहाँ पर आप ड्रोन्स को डिप्लॉय करो। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या, 5.0 में क्या होता है? इंडस्ट्री 5.0 इज कंसर्न विद इंडस्ट्री 4.0 प्लस ह्यूमन फीडबैक। अब जहाँ पर ह्यूमन फीडबैक आ गई तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ह्यूमन एक्सपर्ट्स विद लॉजिक, विद लॉजिकल माइंड। ओके, तो इंडस्ट्री 5.0 है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे क्योंकि वो हर स्टेप पर आपसे इनपुट लेगा और उसके बाद आपको आउटपुट देगा। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद उस मशीन की डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्री 5.0 में। पर इंडस्ट्री 4.0 में सिर्फ मास प्रोडक्शन हो रही है। आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? आपको क्लियर हो रहा है? कम्युनिकेशन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है? और ऐसे हम इसका एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल देसी सा एग्जांपल लेते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 और इंडस्ट्री 5.0 में डिफरेंस क्या है। फिर हम उसके बाद अपना डेमो स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 के थ्रू, अब जैसे आपने देखा होगा आजकल ना फूड वेंचर बहुत हो गए हैं। आजकल बड़े बड़े लोग ना करोड़ों की जॉब छोड़ के वो फूड आउटलेट खोल रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा, कोई मोमो, इस तरह से वेंचर चल रहे हैं। और कई ऑटोमेट भी कर रहे हैं। मैक्सिमम जो जिनके पास अच्छा सेटअप है वो उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री 4.0 क्या करेगा? उसको ऑटोमेट तो कर देगा। सपोज कोई पिज़्ज़ा है या कोई फूड आउटलेट है या कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो उसको बना तो देगा, पर उसमें न्यूट्रिशन कहाँ है? उसमें फर्टिलाइजर्स, उसमें केमिकल्स, वो तो उसने देखे ही नहीं। आपने कहा कि जी ये सब मिक्स कर दो, इस तरह का चीज़ है। इंडस्ट्री 4.0 के अंडर जो मशीन है, जो आपका ऑटोमेशन प्रोडक्ट है, जो रोबोट है, उसने वो सब बना दिया। पर इंडस्ट्री 5.0 क्या करेगा? वो ना ह्यूमन फीडबैक लेगा बीच बीच में कि जी आपने इसमें कितना न्यूट्रिशन रखना है, आपने इसमें कितनी हाइजीन को इंटीग्रेट करना है, आपने इसमें कितना एक हेल्थ को इंटीग्रेट करना है, किस तरह के प्रोटीन होंगे, किस तरह का उसमें। और वो भी कैसे डिपेंड करेगा? वो रीजनल होगा, वो रीजन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे उसमें ऐसा नहीं होगा कि भी हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बता दिया ऐड करने के लिए जो पंजाब में अवेलेबल नहीं है।
अब सपोज हमने ऐसी कोई मशीन इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स की लगा दी साउथ में, और हमने वहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया जो कि वहां पर मिलते ही नहीं है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमन फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडस्ट्री 5.0 इज कंसर्न विद इंडस्ट्री 4.0 प्लस ह्यूमन फीडबैक, और वो बेटर रिजल्ट्स हमें देगा, वो रिजल्ट्स बेटर दे भी रहा है। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया है या कोई ऐसी आप पिच क्रिएट कर रहे हो, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आप उससे इन बिटवीन कुछ फीडबैक ले रहे हो या कुछ कंटेंट बता रहे हो, तो दैट इज इंडस्ट्री 5.0, दैट इज नॉट ओनली इंडस्ट्री 4.0। ठीक है जी। तो इस तरह से अब जैसे सपोज मैं आपसे, जैसे मान लो एक रोबोटिक टीचर है, अब रोबोटिक टीचर एक तो पढ़ा रहा है, ठीक है, आपने एक जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ना कई स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में ना रोबोटिक टीचर्स भी आ गए हैं। हालांकि काफी सारी जॉब्स इसके साथ में थ्रेट में है, इसमें टीचिंग जॉब भी है। तो इसमें इंडस्ट्री 4.0 क्या है कि बस आप न्यूज देनी शुरू कर दी। अब जैसे मान लो न्यूज एंकर्स हैं, आपने देखा होगा आजकल ना कई न्यूज चैनल्स में न्यूज एंकर आ गए हैं, एआई न्यूज एंकर आ गए हैं। अब एआई न्यूज एंकर क्या है, वो तो बस बोल रहे हैं, उनके पास सामने जो कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं, उसको कंटेंट दे रहे हैं। अब उसमें इंडस्ट्री 5.0 का टच कैसे आएगा? इंडस्ट्री 5.0 का टच उसमें इस तरह से आएगा कि आप उसको ये डायरेक्ट कर सकते हो कि प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन टू 20%, प्लीज स्लो योर स्पीड, प्लीज गिव वन मोर एग्जांपल। मतलब आपने एक लाइव रोबोट को बीच में रोक के अपनी फीडबैक दे दी कि इसमें आपने ये इंटीग्रेट करना है। दैट इज इंडस्ट्री 5.0, और वो हर फील्ड में होगा, चाहे वो फूड बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब जैसे सपोज हमने यहाँ पर ड्राइवरलेस कार बनानी है, ड्राइवरलेस स्कूटर डेवलप करने हैं या ड्रोन्स बनाने हैं, तो हम पहले बताएंगे कि जी हमने भटिंडा में करने हैं, यहाँ पर ये आर्किटेक्चर है, इतनी तारें लगी हुई हैं जगह जगह, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट भी है, तो हमने सेफ्टी को भी देखना है। यहाँ पर एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, तो एयरफोर्स स्टेशन के इतने एरिया में ड्रोन अलाउड नहीं है, वहाँ पे ड्राइवरलेस ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है। तो रीजनल डेटा जब हम उसको देते रहेंगे बीच बीच में, उसके बाद हम जब प्रोडक्शन करेंगे, दैट विल बी इंडस्ट्री 5.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इंडस्ट्री 4.0 को तो मतलब ही नहीं है कि जी यहाँ पे कोई एयरफोर्स स्टेशन भी है, यहाँ पे कोई आर्मी बेस भी है, यहाँ पर कोई थर्मल पावर प्लांट भी है, वो तो बस बना के आपको दे देगा। फिर बाद में पता चलेगा कि जी यहाँ पर लीगल इशू आ गया, इसको सबको बंद करो। ठीक है, तो इन बिटवीन जो ह्यूमन फीडबैक है दैट इज इंटीग्रेटेड इन इंडस्ट्री 5.0। इंडस्ट्री 4.0 इज कंसर्न विद जो आपका ह्यूमन मास प्रोडक्शन है। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये सारी जॉब्स जो हमने यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी जॉब्स थ्रेट में हैं, इसमें कंटेंट राइटर्स भी हैं। तो अब हमने इस पे कैसे काम करना है, अब हमने इस मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है। ओके, सबसे पहले हम एक कंटेंट कवर करेंगे दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट डेटा एनालिटिक्स। Very first tool we are covering today for research and development activities that is chat PDF। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ने इसको यूज किया हुआ है? एक बार हैंड रेज करना। एक। ओके, आप में से पार्टिसिपेंट्स ने काफी पार्टिसिपेंट्स ने इसको यूज किया होगा फॉर कंटेंट एक्सट्रैक्शन। एक तो इसका यूज केस है, कोई कंटेंट आपने एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज मुझे इसको यूज करना है किसी डिजाइन के लिए, किसी ड्राइंग के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए। मान लो मैं किसी पेटेंट पे काम कर रहा हूँ, हम किसी रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। तो उस रिसर्च प्रपोजल के लिए हमने कुछ इमेजेस को यूज करना है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। एक मान लो एक PDF फाइल है। पहले हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस पर काम कैसे करना है। अब जैसे ये इमेज है आपकी, ओके, ये कोई डायग्राम है। हम ट्राई करेंगे कि उन पॉइंट्स को डिस्कस करें जो आपने शायद नहीं यूज किए होंगे। सपोज मुझे अपने रिसर्च प्रपोजल में या अपने प्रेजेंटेशन में इस डायग्राम को यूज करना है। दिस इज फिगर 3। अब जैसे आपको विजिबल है, ये फिगर 3 है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है इस इमेज को यूज करने के लिए या इस इमेज को बेस बनाकर कुछ वर्क करने के लिए।
एक तो ऑप्शन ये है कि सिंपल हमने स्क्रीनशॉट लिया और ऐड कर दिया, रेफरेंस डाल दिया, ऐसे ही करते हैं हम, ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, उठा के स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, कई बार हम ना क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज कर दी ताकि ये पता ना चले कि ये हमने कॉपी की हुई है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। पर अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को या किसी भी इमेज को रीयूज करते हो तो आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो इवैल्यूएटर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, जो आपके जो वेटर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि इस इमेज को ना दोबारा बनाओ, आप इसको रीड्रॉ करो। तो अभी हम जो क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन में, वी आर कवरिंग रीड्रॉइंग इमेज, रीजनरेशन ऑफ इमेज। मुझे इस इमेज की एक और कॉपी जनरेट करनी है, मुझे इस डायग्राम की एक और कॉपी जनरेट करनी है। एक तो ये डायग्राम है, उसी तरह से सपोज कोई और डायग्राम, सपोज ये कोई इमेज है आपके पास, ये कोई फ्लो चार्ट है, कोई इमेज है, कोई डायग्राम है, मुझे इसको यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, दैट इज नोन एज मरमेड स्क्रिप्टिंग। मरमेड स्क्रिप्ट आपने सुना हुआ है मरमेड स्क्रिप्ट के बारे में? कितने पार्टिसिपेंट्स ने सुना हुआ है मरमेड स्क्रिप्ट क्या होती है? एक बार हैंड रेज करना जरा। मरमेड स्क्रिप्ट, मरमेड स्क्रिप्ट एक ऐसा स्क्रिप्ट फॉर्मेट है, एक ऐसा कोडिंग फॉर्मेट है जो किसी भी इमेज, किसी भी कंटेंट को ओपन सोर्स स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। सपोज मैं कोई रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूं या हम काम कर रहे हैं किसी माइनर प्रोजेक्ट पे या मेजर प्रोजेक्ट पे, जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हो, ओके, आपने कोई सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। अब मुझे इस इमेज को यूज़ करना है, पर मुझको ना एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, मुझे इसकी रेप्लिका बनानी है एक और अलग फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मरमेड स्क्रिप्टिंग। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये है फिगर 6, ओके। अब फिगर 6 पे हम काम करते हैं। ये फिगर 6 है, इलस्ट्रेशन ऑफ हैश एक्सेस। मैं 2-3 डॉक्यूमेंट अलग अलग लेके उस पर डेमो दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ये हमारे पास फिगर 6। अब मैं यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं जनरेट ग्राफविज डॉट कोड। Generate graphviz.code of all components and links in figure 6। अभी देखो ये कोड बन के आ गया हमारे पास। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इस इमेज को दोबारा बनाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में। ये भी इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है कि आपने एक कंटेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको रीयूज कैसे करना है। इसको हम कई बार एक टर्म से जोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपने एक कंटेंट का एक और कंटेंट कैसे बनाना है, मल्टीपल कंटेंट कैसे बनाना है। अब जैसे ये कंटेंट हमारे पास आ गया, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला कंटेंट हमारे पास आ गया, इसे हमने कॉपी किया। अब मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ड्रीम पफ ग्राफविज ऑनलाइन। जो मैंने कोड वहां से कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ कोड पेस्ट किया, अब देखो ये डायग्राम बन के आ गया हमारे पास। अब ये कोई कह सकता है कि ये डायग्राम एक्चुअल में इस डायग्राम से बनाया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये इस डायग्राम की कॉपी है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा और डिटेल फॉर्मेट में बनाना है, जनरेट इन डिटेल्ड, ओके, इन डिटेल्ड फॉर्मेट। देखो एक और कोड आ गया हमारे पास, ये डिटेल्ड आ रहा है, आपका पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। कॉपी कोड हमने किया, पुराना कोड जो है वो डिलीट किया, नया कोड पेस्ट किया, और अब देखो ये हमारे पास नई इमेज बन के आ गई। ये देखो ये जो इमेज है, ये जो फ्लो चार्ट है, इसको अब कोई नहीं कह सकता कि ये एक्चुअल में इस डायग्राम के कनेक्शंस को और लिंक्स को यूज किया हुआ है। दिस इज नोन एज मरमेड स्क्रिप्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड रीजनरेशन। इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूं। जैसे मुझको डाउनलोड करना है तो PNG डाउनलोड, 0% प्लेगरिज्म, इसमें कोई प्लेगरिज्म भी नहीं आएगा।
कनेक्शंस वही हैं, लिंक्स वही हैं, उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मुझको इसकी एक रेप्लिका बनानी है, फिगर 9। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी कंटेंट क्रिएशन में। फिगर 9, ओके, ये है आपका डेटा ट्रैकिंग एंड ऑडिटिंग स्कीम इन BRAN। कंटेंट जनरेट हुआ। अब इस तरह से आप कितने भी कंटेंट, कितने भी इमेजेस, कितने भी स्केचेस, कितने भी ड्राइंग्स, 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स भी हम बना सकते हैं इस तरह से। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से हो, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका ही मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। कॉपी कोड किया हमने, इस वेबसाइट को ओपन किया, ये ओपन है, कंप्लीट वेब फ्री है, कोड पेस्ट किया। आप देखो एक्चुअल डायग्राम कौन सा है, दिस इज योर एक्चुअल डायग्राम। इसको हमने इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें मैनुअली यही काम करने के लिए कहा जाए ना, तो हमें हो सकता है 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। पहले हम इसको देख देख के कुछ अलग से नोट डाउन करेंगे, फिर हम MS वर्ड में उसको ड्रॉ करेंगे। आप इसको जूम कर सकते हो, ये देखो, ये है आपका कंटेंट रिक्रिएशन। अब जैसे ये तो चलो एक तरह का डायग्राम हो गया। graphviz.code, ये मरमेड स्क्रिप्टिंग का एक पार्ट है। मरमेड बेसिकली एक फॉर्मेट है जिसके अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आती हैं। एक और स्क्रिप्ट है, सपोज मुझे इसी डायग्राम का, इसी पर्टिकुलर इमेज का एक सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। ओके, मुझे बनाना है सीक्वेंस डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, जनरेट सीक्वेंस डायग्राम कोड of above 4। ओके, वही हमने किया, जनरेट सीक्वेंस डायग्राम कोड। यहाँ पे कोड जनरेट हुआ, कॉपी कोड। अब हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे अलग से, sequencediagram.org। जो हमने कोड वहाँ से जनरेट किया है चैट PDF से, यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब देखो यहाँ पर ये कोड जनरेट हो गया आपके पास, ये सीक्वेंस डायग्राम। अगर हमें ये डायग्राम बनाने के लिए खुद कहा जाए ना, किसी एग्जिस्टिंग 2D स्ट्रक्चर का या 3D स्ट्रक्चर का, तो हो सकता है हमें पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, चैट GPT से, ये चैट PDF से, टूल के थ्रू हमें बस ये पता है कि हमने करना क्या है और उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है। हमें ये पता है कि मरमेड स्क्रिप्ट है, मरमेड स्क्रिप्ट में मुझे सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, मुझे उसका एक graphviz.code जनरेट करना है। वो हमने जनरेट किया, और इसमें ना कोई लिमिट भी नहीं है, कितने मर्जी आप बना सकते हो। अब ये यहाँ तो हमने किया एक PDF के थ्रू, मान लो एक PDF डॉक्यूमेंट है। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेंसर शीट है, ये मान लो ये सेंसर बोर्ड शीट है, कोई IoT का कोई प्रोजेक्ट है मान लो। अब जैसे इस पर हमने कुछ काम करना है, यहाँ पर हमने इसको अपलोड किया। अब जैसे ये है आपका सर्किट, ओके, अब इस सर्किट को हमने रीड्रॉ करना है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे मरमेड स्क्रिप्ट। ओके, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग। अब जैसे ये पेपर है आपके पास, हम कोई भी इसमें ले लेते हैं। अब जैसे ये है आपका फिगर 8, ये आपका यहाँ से हम ले लेते हैं। फिगर 10, ओके, graphviz.code। ग्राफविज कोड जनरेट होगा, कॉपी कोड, ग्राफविज की साइट पे हम गए, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, और ये देखो एक्चुअल डायग्राम क्या है, ये एक्चुअल डायग्राम है। इसका हमने यहाँ पर दूसरा एक कंटेंट क्रिएट किया अंडर 0% प्लेगरिज्म। तो ये आपकी कुछ स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, स्मार्ट ट्रिक्स हैं इमेज को रिक्रिएट करने की।
आपने किस तरह से एक पर्टिकुलर कंटेंट को रीजनरेट करना है। और ये ओपन सोर्स है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मान लो आप कहते हो कि ये जो कलर्स हैं आपने इन कलर्स को चेंज करना है थोड़ा सा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो लाइट येलो, आपने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसको, इस तरह, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट में, अपने रिसर्च प्रपोजल में, किसी माइनर प्रोजेक्ट में, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर हमने इसी का सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, सीक्वेंस डायग्राम कोड ऑफ अबव, इसी तरह से कुछ मैकेनिकल ड्राइंग्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स हैं, वो भी आप बना सकते हो। उसका ही मैं आपको दिखाऊंगा डेमो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसे बनते हैं ऑटोमेटेड वे में। ओके, तो ये सारा इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है और साथ में ह्यूमन फीडबैक हमने डाल दी तो 5.0। जो कोड हमने कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखो कोड हमने नया पेस्ट किया, अब ये डायग्राम हमारे पास बन के आ गया। देखो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना प्रोफेशनल डायग्राम है ये। अगर हमें मैनुअली ये डायग्राम बनाना पड़े तो आप सोच सकते हो कि हमें कितना टाइम लग सकता है इसमें। पहले बात तो मैनुअली इतना प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट होगा बनाना हमारे लिए। पहले तो हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम कनेक्टिविटी करेंगे। देखो हमने क्या किया, एक इमेज से दूसरी इमेज, सेकंड स्केच से थर्ड स्केच, एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग से तीसरी ड्राइंग, तो मल्टीपल। अब इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन भी आता है जब भी हम इस तरह का कंटेंट कवर करते हैं कि अगर मान लो सेम पेपर, सेम डॉक्यूमेंट, सेम प्रॉम्प्ट कोई और भी दे रहा है तो उसको भी सेम डायग्राम आएगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जैसे सपोज किसी कोई और इसी पेपर को देख रहा है, इसी इमेज की कॉपी बना रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये जनरेटिव एआई का पार्ट है। और जनरेटिव एआई में सपोज 100 यूजर्स सेम पेपर सेम इमेज की कॉपी क्रिएट कर रहे हैं तो 100 डिफरेंट इमेजेस बन के आएंगी। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता कि अगर मान लो सेम प्रॉम्प्ट किसी और ने दिया तो फिर तो सेम ही डायग्राम आएगा, सेम कॉपी आएगी। 1000 अगर यूजर्स अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं तो 1000 डिफरेंट इमेजेस जनरेट होंगी। तो कितने पॉसिबल परम्यूटेशन है, जितने पॉसिबल परम्यूटेशन बन सकते हैं इस इमेज के वो सारे बन जाएंगे शफलिंग करके, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन है, चाहे वो लिंक्स हैं या किसी भी तरह का। इसमें कोई डाउट, इस डेमोन्स्ट्रेशन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या करेगा, इसके ना जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं, कितने इसमें कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सब ले लेगा। जैसे इसका बेसिकली क्या करेगा, जो फिगर, जो भी कोई इमेज है, जो भी कोई डायग्राम है, उसको बेस लैंग्वेज में एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर उसका एक दूसरा ओरिएंटेशन हमें बना के देगा। अब जैसे ये डायग्राम है आपका, ये जैसे टॉप बॉटम अप्रोच में है। मैं कहता हूँ कि मुझको ना ये वर्टिकल दिखाओ, मुझे ये हॉरिजॉन्टल दिखाओ, मुझको ये ट्री फॉर्मेट में बना के दो। डायग्राम वही रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा ये। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कुछ है उसको कुछ और बना देगा। बस जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि मुझको ट्री फॉर्मेट में इसका जनरेट करके दो, हमें इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो उसी तरह से कर देगा। ओके, जैसे मान लो हमने किया कन्वर्ट above graphviz डॉट कोड इन वर्टिकल फॉर्मेट या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, इसे हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो एक्चुअल डायग्राम क्या है, एक्चुअल डायग्राम कुछ हो रहा है, हमने उसका एक और फॉर्मेट बनाया, फिर हमने एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब मैनुअली देखो कि इसको कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो मैनुअली हमसे इतना ऐसा प्रोफेशनल बन ही नहीं पाएगा, पूरा दिन लग जाएगा शायद इस तरह का डायग्राम या स्केच बनाने में। कॉन्सेप्ट वही है, कनेक्टिविटी सेम है, बस उसका ओरिएंटेशन, उसको चेंज करने, उसको जो प्रेजेंट करने का मेथड है वो चेंज कर दिया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड इन PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट, और आप इसको किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी पेपर में, किसी भी पेटेंट में, रिसर्च डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर आप इसको शो कर सकते हो। जब भी हमें कई बार हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है ना, जब भी हम कोई प्रपोजल देते हैं तो हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है अलग अलग फॉर्मेट में, सीक्वेंस डायग्राम की फॉर्मेट में, क्लास डायग्राम की फॉर्मेट में,
फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की फॉर्मेट में, तो वो हम दे सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अब जैसे ये दो तरह के डायग्राम हमने कवर किए, इसमें और कौन कौन से डायग्राम होते हैं? तो दो तो होते नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं। तो वो लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी? वो सारा कुछ अवेलेबल है mermaid.live पर। mermaid.live, देखो यहाँ पर सारे हर तरह की स्क्रिप्ट है। अब मुझे सपोज बनाना है फ्लो चार्ट, क्लास डायग्राम, देखो इस तरह का क्लास डायग्राम बनाना है हमें बनाना है सीक्वेंस डायग्राम। अब मुझे बनाना है क्लास डायग्राम, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जनरेट क्लास डायग्राम कोड। ओके, जनरेट क्लास डायग्राम कोड ऑफ अबव। तो एक कोड जनरेट होगा, उस कोड को हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो ये कोड जनरेट हुआ, ये आपका वर्क आएगा सारा ऑटोमेशन में। ओके, कॉपी और mermaid.live पे हमने पेस्ट किया। ये देखो ये क्लास डायग्राम बन गया उसका। राइट हैंड साइड में आप इसको जूम कर सकते हो, आप इसको फुल स्क्रीन में देख सकते हो। ये देखो ये हमें कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड लगे बस। आपकी इंटरनेट की स्पीड लगी और आपने करना क्या है बस वो, बाकी सारा काम ये अपने आप करेगा। अब एक तो इम्प्लीमेंटेशन हमने इसको अभी कवर किया था कि इमेजेस को हमने रिक्रिएट कैसे करना है, स्केचेस को हमने कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डेटा एनालिटिक्स। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, अब जैसे कोई सपोज ये एक सेंसर शीट है, ओके, या फिर हम इसको ले लेते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, मैकेनिकल से रिलेटेड कोई हम ले लेते हैं। जैसे ये है आपका मेंटेनेंस वर्कशॉप प्रैक्टिसेस सेफ्टी टूल्स, ये कोई मैनुअल है, बेसिकली ये सेफ्टी मैनुअल है। ओके, अब ये पेपर है आपका, ये जो डॉक्यूमेंट है 93 पेजेस का है। आपने देखा होगा कि कई ना मशीन के मैनुअल्स होते हैं, कंपनीज में ना मशीन मैनुअल्स होते हैं, SOP होते हैं। ओके, अब इस तरह के कई डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये आपने अपलोड कर दिया पूरा डेटा, पूरा PDF आपने अपलोड कर दिया यहाँ पे, इसमें इस तरह के कुछ गेजेस, ये सारा कुछ कंपोनेंट है। ओके, अब मुझे इसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे इसमें से कुछ रिपोर्ट बनानी है, कोई इसमें से हमने ग्राफ जनरेट करना है। ओके, किसी भी तरह का कंटेंट। तो हमने इस पेपर को ओपन किया, इस डॉक्यूमेंट को। अब समराइज इन 1 पैराग्राफ, ये जो पेपर है इसको मुझे समराइज करना है सिंगल पैराग्राफ में। ओके, वो हम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्वालिटी की या डेटा इंप्रूवमेंट की, अब जैसे ये है आपका व्हीकल रिपेयर फॉर्म। ओके, हमने सपोज ये बनाया हुआ है, व्हीकल रिपेयर फॉर्म है, और ये है आपका व्हीकल सर्विस फॉर्म। अब मुझे ये व्हीकल सर्विस फॉर्म ना इम्प्रूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेपर को अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और यहाँ पर हम सजेशन ले सकते हैं कि विच पॉइंट्स और विच एट्रीब्यूट्स कैन बी एडेड इन व्हीकल सर्विस फॉर्म। अच्छा, इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को ना, ये जो हम अभी कर रहे हैं, इसको हम एक टर्म देते हैं, एक हम कई बार इसको एक टर्म से रिलेट करते हैं, दैट इज नोन एज फैक्ट्री एजेंटिक AI। एजेंटिक AI का नाम आपने सुना हुआ है? व्हाट इज एजेंटिक AI इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एजेंटिक AI का मतलब आपने ऑटोमेट कर दिया, सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया, बस आपने प्रोसेस को बता दिया और वो करता रहेगा। तो फैक्ट्री एजेंटिक AI किसी भी डोमेन में, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेशन है, क्वालिटी है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दैट इज़ एजेंटिक, वो एजेंटिक AI का पार्ट है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया और एज इंजीनियर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में क्या अननेसेसरी पॉइंट्स हैं। सपोज व्हीकल रिपेयर फॉर्म है, ओके, इंप्रूवमेंट्स इन व्हीकल रिपेयर फॉर्म। ओके, अब चलो ये तो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया फैक्ट्री से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल पार्ट से रिलेटेड या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर हमने इसको एकेडमिक्स में यूज़ करना है, सपोज आपने एक फीडबैक फॉर्म बनाया है पार्टिसिपेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है,
आपने एक फ्रेश फीडबैक फॉर्म जनरेट करना है, आपने एक कोई इवैल्यूएशन जनरेट करनी है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाना है आपने, वो आप कर सकते हो। आपने क्वेश्चन बैंक बनाना है। जैसे मान लो ये पेपर है आपका, मुझे इसका एक क्वेश्चन बैंक बनाना है। मान लो कोई पेपर है आपका, सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, ओके, कोई भी हमने ले लिया यहाँ पर। अब सपोज मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में से, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से एक क्वेश्चन बैंक बनाना है, एक लैब मैनुअल बनाना है, मुझको वर्कशॉप मैनुअल बनाना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक। ट्रेनिंग के लिए, इंडक्शन के लिए, मान लो हम स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10 MCQs विद आंसर्स ऑफ विद इन हार्ड डिफिकल्टी लेवल यूजिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर हम चाहें कि जी कोई पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी हमने इंप्लीमेंट करनी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है ना कि रिमेंबरिंग वाले कितने क्वेश्चन है, क्रैमिंग वाले कितने क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक वाले कितने क्वेश्चन है, इस तरह से। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में से देखो 10 MCQs, देखो सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन। अदरवाइज एज एन एकेडमिशियन, एज अ टीचर हमें कई बार ये काम करने होते हैं और हमें लगता है कि क्या है ये क्लरिकल काम है, ये तो क्वेश्चन पेपर बनाना, लैब मैनुअल बनाना, तो हम ये सब काम हम इस पे कर सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर डाल दिया या कोई बुक चैप्टर आपने डाल दिया, आपने उसमें से कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है। अब मुझे इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप बनाने हैं क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 5 ट्रू फॉल्स ऑफ इजी लेवल। तो चाहे आप इसको एज एन एकेडमिशियन यूज करो, चाहे आप इसको एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट यूज करो, एज एन इंजीनियर यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, किसी डॉक्यूमेंट को आपने एनालाइज करना है, उसमें से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, चाहे वो इमेजेस को रीड्रॉ करना है, आपने कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी है, उसमें से कोई फ्यूचर वर्क निकालना है। अब जैसे ये पेपर है, सपोज ये कोई डॉक्यूमेंट है, ओके, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड से कंसर्न पेपर है ये। अब मुझे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर को, इस डॉक्यूमेंट को रिलेट करना है ई गवर्नेंस के साथ, कि क्या ये डॉक्यूमेंट, क्या ये सेफ्टी मैनुअल किसी ई मैनुअल या ई गवर्नेंस या स्मार्ट सिटी, इससे कोई रिलेशन बन सकता है या नहीं बन सकता इसका। अगर हम इसको बात करें कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की, तो चलो वहाँ से एक आइडिया आता है हमारे पास कि हम इसको ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं, ई गवर्नेंस में ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको रिलेट करें टीचिंग लर्निंग से या एकेडमिक्स से, तो उसमें क्या होता है कि फ्यूचर वर्क जनरेट करना है। वी वांट टू जनरेट फ्यूचर वर्क इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन, वी वांट टू जनरेट फ्यूचर वर्क इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटी। अब मुझको देखना है कि क्या ये सारा वर्क, हालांकि इस पूरे डॉक्यूमेंट का स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक व्हीकल मैनुअल, व्हीकल सेफ्टी डॉक्यूमेंट है, पर फिर भी हम देखते हैं कि क्या एआई में ऐसा कुछ सेगमेंट है जो हमें इसको ब्लॉकचेन से जोड़ दे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्यूचर वर्क, जनरेट फ्यूचर वर्क इन टर्म्स ऑफ implementation in smart city and e-governance। अब ये देखो, बिना ज़्यादा टाइम लिए यहाँ पर ये बता दिया कि ये पेपर जो है स्मार्ट सिटी और ई गवर्नेंस से कैसे एसोसिएट हो सकता है। स्मार्ट मेंटेनेंस शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स, IoT एनेबल्ड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर आता है ह्यूमनाइजर, AI ह्यूमनाइजर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब वो भी यही काम करते हैं। इसमें भी आता है ये प्लेगरिज्म? हाँ जी, इसमें भी प्लेगरिज्म आएगा? उसमें भी ना, इसमें ना कई वर्जन होते हैं कि जैसे आपके आपने एडवांस वर्जन यूज़ किया हुआ है या आपने क्लासिकल वर्जन यूज़ किया हुआ है। अगर आप क्लासिकल वर्जन यूज़ करोगे तो नहीं आएगा। एक जैसे स्पिन बोट है, स्पिन बोट में क्लासिकल आता है, एक सिंपल, एक नॉर्मल पैराफ्रेजिंग आती है। अगर आप एडवांस पैराफ्रेजिंग करोगे ना तो आ जाएगा उसमें। पर इस तरह की टेक्निक से पॉसिबिलिटी बेटर होती है कि आपका जो प्लेगरिज्म नहीं आएगा, इस तरह की जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स ही होती हैं बेसिकली, क्योंकि अब देखो ना, अगर मान लो कोई ह्यूमनाइजर सॉफ्टवेयर है, बाईपास कर रहा है, तो वो भी इस तरह की कुछ टेक्निक्स को, कुछ एल्गोरिदम्स को यूज़ कर रही हैं। ग्रामर को चेंज कर दिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से चेंज कर दिया,
ठीक है, सिनोनिम्स हैं और ग्रामर है। अच्छा, एक बात आपने ना और नोट की होगी, अगर हम बात करें कि ये ट्रिक है, ये बेसिकली ना एनालिसिस का पार्ट आता है। आप जैसे मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ चैट जीपीटी में, आपको उससे बेटर पता लग जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी इन मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें ना एक पैटर्न आप नोट करना है, इसको ये बेसिकली आता है पैटर्न मैचिंग के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये कंटेंट आपने ले लिया, अब इसमें आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में नहीं होता, जो एक्चुअल में रियल ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ना, तो आप ये देखना, ये रिपीट होगा चैट जीपीटी के अंदर हमेशा। कॉमा के बाद एंड कभी भी नहीं आता। आप कहीं भी देखना, जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो कभी भी कॉमा के बाद एंड नहीं लिखते, एंड से पहले कॉमा हट जाता है। मान लो मैं कहता हूँ ए बी सी डी, मुझको ये लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड डी, ऐसे हम कभी नहीं करते। मतलब ये जो पंक्चुएशन एरर्स हैं, ये जो इस तरह की जो एरर्स होती हैं, ये एआई में बहुत कॉमन मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें कन्वर्ट। अब जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको ऑलमोस्ट हर एआई सॉफ्टवेयर में मिलेगा। ओके, जैसे मान लो इन स्मार्ट ऑटोमेशन इन पैराग्राफ फॉर्मेट। ओके, और जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ गई ना, लास्ट में एआई एंड एआई कॉमा एंड। आप इसको बार बार देखना, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ आ रही है। तो जो एआई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है ना, वो इसको पकड़ लेते हैं, इस तरह के पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तो ह्यूमन तो कोई लिखेगा नहीं ऐसे, और एक बार बार एक ही पैटर्न है। ये देखो यहाँ पर भी आपका वो है, आप इधर सस्टेनेबिलिटी कॉमा एंड डिसीजन मेकिंग। चैट जीपीटी खुद ही बता सकता है कि जनरली कौन से ऐसे मिस्टेक्स करता है जो नहीं, वो नहीं बताएगा इसको, वो नहीं बताएगा। नहीं, ये हमें मैनुअली कर एक्चुअली में चक्कर बताया क्या, अगर मान लो हमने इसको चैट जीपीटी पे डाल दिया, तो चैट जीपीटी उसको फिर ट्रेन कर देगा। फिर ट्रेन करने के बाद आपको नया आउटपुट देगा। वो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से उसकी भी फिर सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी। अभी हम कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, दैट इज मल्टी मॉडल इमेज चैट विद एआई। मल्टी मॉडल इमेज चैट का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज अब इसके भी मल्टीपल यूज केसेस हैं, तो इसके हम अलग अलग यूज केसेस को कवर करेंगे। एक तो इंडस्ट्रियल यूज केस, इन इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्री, उसमें क्या यूज होगा इसका। मैं आपको पहले कुछ इमेज दिखाता हूँ। सपोज ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक पर्टिकुलर इमेज है किसी मैकेनिकल कंपोनेंट की। हमने इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में अलग अलग जगह पे वेबकैम लगा रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल कई जगह वेबकैम सीसीटीवी लगे होते हैं। हमने रियल टाइम डेटा फेच करके ये आइडेंटिफाई करना है कि जो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देगा उसको। तो इसका मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो ये कोई कंपोनेंट है, अच्छा कोई सपोज कोई वर्कर है, तो उसने वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फॉलोइंग पीपीई गाइडलाइंस और नॉट। पीपीई गाइडलाइंस होती है ना कंपनी में कि सेफ्टी के लिए जो सिक्योरिटी के लिए जो उसको किट है वो ठीक से पहनी हुई है, नहीं पहनी हुई उसने। ओके, जैसे एक ये कंपोनेंट है। उसी तरह से जैसे ये कार का डैशबोर्ड है, ये जो कार का डैशबोर्ड है इसको हमने एनालाइज करना है विद एआई कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मान लो हमने कैमरा लगा रखा है, कैमरे के थ्रू वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। एक टर्म होती है, यहाँ से मुझको ध्यान आया, ओपन ट्विन, डिजिटल ट्विन। आपने सुना हुआ है इसके बारे में, व्हाट इज डिजिटल ट्विन। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0 में इसका काफ़ी यूज़ होता है डिजिटल ट्विन का। इसका मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा छोटा सा, क्योंकि लैपटॉप पे जितना डेमो पॉसिबल है मैं आपको दिखा दूंगा अभी। डिजिटल ट्विन का मतलब क्या होता है कि एक
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक पूरी मशीन है, एक सेटअप है, उसकी आपने वर्चुअल कॉपी जनरेट कर ली, वर्चुअल कॉपी ले ली। जैसे हम उसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये भी आप ले सकते हो, ये एक तरह से वर्चुअल कॉपी है उसकी। आपके इंजन में क्या प्रॉब्लम है, आपके फ्यूल टैंक में क्या प्रॉब्लम है, आपके कार्ब्यूरेटर में क्या इशू चल रहा है, आपके टायर में, अभी तो टायर का तो कोई सिस्टम होता नहीं है कार में देखने का। मान लो हम जितने भी कार के कंपोनेंट हैं, टायर है, उसकी ब्रेक है, उसका एयर सस्पेंशन, जितना भी कुछ होता है, ओके, उसको हमने कार के डैशबोर्ड पे डाल दिया। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और साथ में ग्राफ भी बने आ रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के, तो वो बन जाएगा आपका डिजिटल ट्विन। इंडस्ट्री 5.0, इंडस्ट्री 4.0 में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसके बिना कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता आपके कार में हवा कितनी है, इसका तो कोई मैकेनिज्म नहीं है फिलहाल तो। ओके, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मुझको पता नहीं मर्सिडीज़ BMW का, और जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें फ़िलहाल कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम ये पता लगा सकें कि जी हमारी कार का प्रेशर कितना है टायर में। हमें बस देखना पड़ता है कि जी इसमें हवा कितनी है, फिर डलवा ली। तो अगर हम पूरी की पूरी कार को ऑटोमेट कर दें, पूरे डिवाइस को ऑटोमेट करके एक डैशबोर्ड पे ले आएँ कि जी, और हमें इंस्टेंटली पता चल जाए कि हाँ भी ये सिनारियो चल रहा है। ओके, तो अगर हमने ऐसा इसको इवेल्युएट करना है, इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई और इमेज भी है, मान लो ये हमारे पास कोई इमेज है, कोई कैमरा लगा रखा है हमने कंपनी में, और हमने इस इमेज को इवेल्युएट करना है AI के थ्रू, ताकि हम ह्यूमन एक्सपर्ट्स को असिस्ट कर सकें कि जी इसमें क्या है। मान लो ह्यूमन एक्सपर्ट है, अब ह्यूमन एक्सपर्ट में प्रॉब्लम क्या होती है ह्यूमन एक्सपर्ट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें लिमिटेड नॉलेज होती है। आपने चीज़ देखी होगी, अब जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो इसे कुछ और तरीके से बताएगा, जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें कुछ और तरीके से बताएगा। ओके, जो बहुत सीनियर है वो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ऐसा ही होता है किसी भी डोमेन में, टीचिंग में भी ऐसा ही होता है। अब आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जा रहे हो, आप वाइवा देने जा रहे हो, अगर कोई फ्रेशर आपका वाइवा ले रहा है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो जी ठीक ठाक है। मान लो कोई सीनियर पर्सन आ गया, कोई एज्ड सीनियर पर्सन, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा हमसे। अभी ऐसे ही होता है, चाहे वो PhD का वाइवा हो, चाहे M.Tech का हो, जहाँ पे हमें लगता है ना कि जी यंग है, 2-4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ठीक है जी इनको तो हम घुमा देंगे। ऐसे ही होता है ना। पर जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बहुत मंजे हुए हैं, उनको चाहे सब्जेक्ट का नहीं भी पता ना, वो तब भी 2-4 क्वेश्चन पूछ के हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आएगी कि ह्यूमन एक्सपर्ट में क्या है, बायसिंग फैक्टर बहुत होता है। बायसिंग कह लो, इमोशंस हैं, पर AI जो है उस पर इमोशंस तो कोई है ही नहीं। अब हमने इसे कैसे इवेल्युएट करना है, हमारा एक अलग परसेप्शन होगा ह्यूमन का, और जो AI का परसेप्शन वो अलग होगा। अब ह्यूमन का वो परसेप्शन भी देखना पड़ता है इमोशन वाला, कि वो घर से लड़के आया या नहीं आया। अब वो पहले से ही किसी और मूड में है तो वो इसमें 10 गलतियां निकाल देगा, किसी ठीक चीज़ में भी 10 गलतियां निकाल देगा। कोई बंदा वैसे ही खुश आया हुआ है तो ठीक है, अभी ठीक है, बढ़िया, ओके है, इसमें बस ये कर दो। ऐसे ही होता है। तो अब मुझे ये सब करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कुछ और भी ले लेते हैं। मैंने 4-5 इमेजेस ली हुई हैं। जैसे ये है आपका CNC मिलिंग का, इनका आपको ज़्यादा पता होगा, जो मैकेनिकल डोमेन से हैं, जो इन डोमेन से हैं। जैसे सपोज ये इमेज है, ये इमेज है, हमने इसमें से कोई प्रॉब्लम निकालनी है, इसमें से कोई प्रॉब्लम निकालनी है, इसकी कोई प्रॉब्लम निकालनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मल्टी मॉडल इमेज चैट। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं AI के तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ UPDF, ai.updf.com चैट विद इमेजेस। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें। जैसे आपने किसी PDF का एक माइंड मैप बनाना है, किसी PDF की अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। मान लो ये इमेज है, मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे। ओके, ये वाली इमेज हमने अपलोड की, और इस इमेज को हम इस इमेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें ना अलग अलग यूज़ केस लेंगे। एक तो यूज़ केस हम लेंगे इंडस्ट्री का, कि जी कंपनी इंजीनियर्स को हेल्प कर रहा है, ये एक्सपर्ट्स को हेल्प कर रहा है, एक तो हम उसके हिसाब से करेंगे। अब हम देखते हैं इसी टूल का यूज़ एक रिसर्चर के हिसाब से, कंटेंट राइटर के हिसाब से, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। हम एक स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, कंटेंट राइटर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या यूज़ होगा। इंडस्ट्री का तो हमें पता चल गया, चलो ठीक है, इंडस्ट्री में तो ये सब होगा, फैक्ट्री की इमेज है,
कोई एम्प्लॉई है, कोई मैकेनिक है, वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका जेस्चर कैसा है वो सब देख सकते हैं। ओके, कोई मशीन की हेल्थ हम देख सकते हैं इसके थ्रू। अब इसका रिसर्च में क्या यूज़ होगा, उसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सपोज ये इमेज है, कोई डायग्राम है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, वैसे ही बस डेमो के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे। आपने देखा होगा कि चाहे आप एज अ रिसर्चर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, कोई डिसर्टेशन पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता ही है कि हमें कुछ इमेजेस रखनी होती हैं, कुछ इमेजेस डालनी होती है उसमें, और हर इमेज को हमें एक्सप्लेन भी करना होता है। जो भी हम इमेज रखते हैं अपने पेपर में या डिसर्टेशन में, तो हम करते हैं ना फिगर 1 डिपिक्ट दिस वन, फिगर 2 ये है, तो 3-4 लाइनें हमें उसकी फिगर के बारे में लिखनी होती हैं। तो इस टूल का मल्टी मॉडल इमेज चैट का एक और यूज केस बनता है, दैट इज नोन एज एक्सप्लेन डायग्राम। अब मुझे इस डायग्राम के बारे में 3-4 लाइन लिखनी है। चलो ये तो एक सिंपल सा डायग्राम है, कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम मान लो हमने ले लिया, कोई एक और हमने डायग्राम ले लिया। सपोज ये डायग्राम है मेरे पास, ओके, या कोई भी रैंडमली आप डायग्राम पिक कर सकते हो इस पे। या फिर ये आपकी इमेज है एक। अब मुझे इस डायग्राम के बारे में 3-4 लाइनें लिखनी है, प्रेजेंटेशन में भी, या लिखनी नहीं तो मुझको बतानी है। तो रिसर्च पेपर में, प्रेजेंटेशन में, थीसिस में जब हम इमेज को एक्सप्लेन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। अच्छा, एआई टूल्स का एक और यूज़ भी है जो बहुत इफेक्टिव है, टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हमारी अपनी इंग्लिश हमने कैसे इम्प्रूव करनी है। हम में से सबकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं होती। आज के टाइम में तो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, हमारे टाइम में तो होते ही नहीं थे। हमारे टाइम में तो हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, वो सब होता था। और उस टाइम पे आपको पता ही है, जो हमारी जनरेशन की है उनको ज़्यादा पता होगा कि इंग्लिश मीडियम हमने कब पढ़ना शुरू किया था। 10th तक तो हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम जो पढ़े हुए हैं उनकी इंग्लिश का लेवल क्या होता है। तो अगर हमें खुद कहा जाए कि जिसके बारे में कुछ लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, दिस डायग्राम डिपिक्ट्स अबाउट वर्चुअल मशीन स्टोरेज, फिर हम बीच बीच में से कुछ देखेंगे, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वो, ऐसा कुछ लिखते हैं अपनी जितनी हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ठीक है। अच्छा, कई बार ना आपने एक बात और नोट की होगी कि पेपर या रिपोर्ट इस वजह से रिजेक्ट हो जाती है कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आप में से जिन्होंने पीएचडी की होगी, मास्टर्स की होगी, उसमें ना कई बार ये बात बोलते हैं जो सीनियर रिसर्चर्स हैं ना, सीनियर गाइड्स हैं, कि जी अपनी जो थीसिस है ना किसी इंग्लिश के प्रोफेसर को चेक करवा दो। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि ताकि वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर दे। ऐसा होता है, हर बार नहीं पर कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा टेक्निकल तो ठीक है। अच्छा, एक बात आपने और नोट किया होगा कि कई बार ना ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ना टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है। प्रेजेंटेशन मतलब पेपर ऑन वर्क, वो पेपर जो वर्क है आपका कागज़ पे कैसा है, वर्क ऑन पेपर कैसा है आपका, ये बात होती है नहीं होती। कईयों का काम टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पर वो उसको बता ही नहीं पाते। बताने का मतलब कोई पूछेगा तो है नहीं आपसे, पेपर में ही लेंगे आपसे, डॉक्यूमेंट लेंगे। अब हम उसमें क्या लिख रहे हैं, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आती है हमें थोड़ी बहुत, कि जी इसमें ये काम किया है, इसमें ये काम किया है, इसमें ऐसा काम किया है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बड़ा एवरेज या बिलो एवरेज काम करते हैं पर उनकी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उनका काम बड़ा फटाफट एक्सेप्ट होता है। और ये हर जगह है, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि जिनकी प्रेजेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके बड़े आउटस्पोकन है, तो लगता है जी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। जिन्होंने एक्चुअल में काम किया होता है वो अंदर कहीं दबा होता है, वो बता ही नहीं पा रहे वो। तो इन सब ये जो गैप है ना, इसको रिमूव करने के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, अपना कंटेंट इंप्रूव करने के लिए, ताकि जो हमारी सिंपल इंग्लिश है थोड़ी सी प्रोफेशनल बन जाए। जहाँ तक बात प्लेगरिज्म का इशू है वो तो अवॉइड हो ही जाता है, वो तो रिमूव कर सकते हैं हम। अब मुझे इसके बारे में 4 लाइन लिखनी है या एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देते हैं इमेज को।
ये सब आ गया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिगर 1 डिपिक्ट दिस वन। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि इस एक इमेज के ऊपर मुझको 50 पेज लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। जैसे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये इमेज है हमारे पास, मुझको देखना है कि ये जो सर्वर है इसका इस एप्लीकेशन से क्या रिलेशन है। अब हम इसको देखते हैं एज ए टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझको सपोज ये नहीं पता या मुझको ये समझना है लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी ये जो सर्वर वाला पॉइंट है इसका एप्लीकेशन से क्या लिंक है, या ये जो मोबाइल है इसका प्राइवेट क्लाउड से क्या लिंक है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन सर्वर एंड जो आपका है यहाँ पर, सपोज मैं दे देता हूँ मोबाइल, इसको बोलते हैं इमेज चैट। मान लो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, आपने किसी बुक में से फोटो ले ली। अब आपको वो समझना है कि जी सपोज 7 या 8 पॉइंट्स हैं, आपको ये देखना है कि जी इसका उससे क्या रिलेशन है, इसका उससे क्या रिलेशन है। ओके, बजाय कि एजम्पशन। देखो ये पूरा बता रहा है कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में ये दो कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो कितने परम्यूटेशन बन जाएंगे, कितने इसमें पॉइंट्स हैं, उन सब के परम्यूटेशन लगा लो कि जी इसका उससे क्या रिलेशन है, उसका उससे क्या रिलेशन है, और इसको एक्सप्लेन करो, मोबाइल को और एक्सप्लेन करो, सर्वर पॉइंट को और एक्सप्लेन करो। अब देखो एक पेज का कंटेंट आ गया। अब मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ इसको, सपोज ये है आपका पब्लिक क्लाउड। अब मैं इससे कहता हूँ कि जी ये जो पब्लिक क्लाउड है इसको इलैबोरेट करो, इलैबोरेट पब्लिक क्लाउड। मतलब मैं चाहूँ ना कि मुझको इस एक डायग्राम पे पूरी किताब लिखनी है तो वो लिखी जा सकती है। अब हम एक ऐसा टूल करते हैं जो कि आप 2D 3D डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर सकते हो। उसकी स्क्रिप्ट आप बना सकते हो, जैसे हमने देखा था ना मरमेड स्क्रिप्ट, उसी तरह से अगर आपने कुछ इंडस्ट्रियल मॉडल्स क्रिएट करने हैं, सॉलिड 3D मॉडलिंग करनी है, OpenSCAD है आपके सिलेबस में मैकेनिकल वगैरह में, OpenSCAD ले सकते हो आप। जैसे आपने कुछ 3D CAD ऑब्जेक्ट्स डेवलप करने हैं, एक तो मेथड ये है कि हम इसकी कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग पढ़ेंगे। रादर देन दैट वी कैन गो फॉर स्क्रिप्टिंग बाय AI। OpenSCAD फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था तो हमने कुछ जॉब्स लिस्ट की थी, हालांकि वो बहुत छोटी सी लिस्ट है, वो बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है वो तो, इसमें था ना कि बहुत सारी जॉब्स थ्रेट में आ चुकी हैं। ये भी एक ऐसी जॉब है जो थ्रेट में आ चुकी है, कंटेंट लोगो डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, इमेज डिज़ाइनर की। आपने देखा होगा कि पहले कंपनीज में, पहले ऑफिसेज में एक पोस्ट होती थी लोगो एक्सपर्ट या ग्राफिक एक्सपर्ट की। आने वाले टाइम में वो रहेगी नहीं, वैसे तो आज के टाइम में भी हट चुकी है वो, क्योंकि वो सारा काम AI से हो रहा है। आपने आइकन बनानी है, इमेजेस बनानी है, वॉलपेपर, ब्रोशर, पोस्टर, कुछ भी बनाना है आपने, तो आपको किसी ह्यूमन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसका एक डेमो देखते हैं, इमेजेस। अब मुझे कुछ इमेज बनानी है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको हमने पहले से कौन सी इमेज बनाई हुई थी इसमें। ये देखो, अब सपोज ये है आपका ऑटोमोबाइल कंपोनेंट विद रस्ट एंड अनइवन शेप। फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज। ये इमेज सारी AI से बनाई हुई है। तो ट्रेनिंग के लिए, इंडक्शन के लिए कितनी इफेक्टिव है ये, बजाय कि हम ढूंढें कहाँ से। पहले तो हम किसी में रस्टिंग लेके आए, फिर हम उसको लेके, या फिर हम स्क्रैप में से ढूंढ के लाएं। तो बजाय कि हम स्क्रैप को सर्च करें या हम एक्चुअली किसी को हम रस्ट करें, तो हम वो इमेज बना सकते हैं। Okay, so dear participants, now we are concluding this session. If you have any query, you can ask. And in this particular session, we have discussed about different tools, different AI tools. I tried to cover many tools. Still, because of time constraint, it was difficult to cover so many tools because thousands of tools available. If you have any query, you can ask. And now we are concluding this session formally.
If you have any query, you can ask me separately also.